अगर आप इंटरनेट पर रेसलर्स के साथ साथ रेसलिंग फैन से भी वाकिफ हो तो ये ब्रॉक लेसनर गाय के बारे में आपको पता होगा, जिसका मीम की तरह भी यूज़ होता है ब्रॉक लेसनर की एंट्रेंस पे, क्योंकि इसका जो रिएक्शन है वही इतना तगड़ा वाला आया था। और उसके बाद सोशल मीडिया पर भी इन्होंने जो अपनी इमेज है ना वो ऐसी बनाई थी कि ये ब्रॉक लेसनर के बड़े वाले फ़ैन है, जैसे ब्रॉक लेसनर भी वापस भी आए थे। तो उसके बाद भी इनके जो ट्वीट्स हैं, इनकी जो पोस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा चलती थी, वायरल होती थी। अब इन्होंने ट्वीट करके ये बताया है कि अब इसके ऊपर ये दी एंड लगाने वाले हैं और पिछले 25 सालों से जो ये चीज़ कर रहे थे अब ये आगे से कंटिन्यू नहीं करने वाले हैं। और एक फ़ैन का भी रिटायर होना, ये रेसलिंग में आप कह सकते हो, रेसलिंग इस इंडस्ट्री में नीश में एक बहुत बड़ी बात बन गई, क्योंकि इसके ऊपर एमजेएफ ने भी रिएक्ट किया। एमजेएफ ने तो ये बोल दिया कि हमको फैंस को दोबारा से मारना शुरू कर देना चाहिए। मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि भाई तुम्हें नहीं जाना चाहिए, तुम्हें स्टिल शोज़ को अटेंड करना चाहिए। बट शायद ये बंदा किसी और बड़ी चीज़ के लाके टीज कर रहा है। इवन जॉन सीना ने भी भाई इसके ऊपर रिएक्ट किया। उन्होंने इंस्टाग्राम पे ये वाली ब्रॉक लेसनर गाय की फोटो ही पोस्ट कर दी, इस फैन की फोटो ही पोस्ट कर दी। तो ये बताता है भाई कि कैसे ये पूरी एक कम्युनिटी है। अगर आप दूसरी जगह पे देखोगे तो ये जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं, जो भी होते हैं, मतलब जो भी आप मानो, एक्टर मान लो, कहीं किधर का भी एक्टर मान लो, लेकिन ये जो इस रेसलिंग स्पेस के अंदर रेसलर्स हैं, जो सुपरस्टार्स हैं भाई, इनका फैंस के साथ अलग कनेक्शन है। और ये बात हमको पता भी चलती है कि प्रोफेशनल रेसलिंग शो एक शो हो ही नहीं सकता अगर उसमें फैंस की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। वो चीज़ हमने देखी हुई थी पैंडेमिक टाइम में कैसी रही थी। और वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के वॉइस ओवर वाले एपिसोड में। आज देखने से ज़्यादा बातों को सुनने में ध्यान देना, क्योंकि कुछ ही इसमें बहुत ही मिनिमल सी मैं एडिटिंग करने वाला हूँ। और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 7 साल पहले हुई उस चीज़ से जिसने प्रोफेशनल रेसलिंग को बदला था। और मैं बात कर रहा हूँ ऑल एलीट रेसलिंग की, क्योंकि 7 साल पहले ही ये 1 जनवरी की डेट थी जब 7 साल पहले ऑल एलीट रेसलिंग कंपनी आई थी, जिसकी वजह से उस टाइम, मतलब भाई मेरे को तो ये सोच के अजीब लग रहा है कि मतलब उससे ज़्यादा तो मुझे कंटेंट क्रिएशन करते हुए हो चुके हैं, और मेरी कंटेंट क्रिएशन की एज ज़्यादा है ऑल एलीट रेसलिंग पूरी एक कंपनी से। तो मतलब मेरे को याद है कि उस टाइम पे रूमर्स आने शुरू हो गए थे कि एक नई कंपनी बन रही है। उसके बाद एकदम से क्रिस जेरिको के साथ उन्होंने पूरी अनाउंसमेंट करी थी, यंग बक्स वहाँ पे थे, कोडी रोड्स थे। तो ऐसे करके उन्होंने हाइप अच्छी बनाई थी। और मेरे को तो देखो AEW एक तरीके से सक्सेसफुल लगती ही है, क्योंकि उन्होंने एक दूसरा नाम अपना बना लिया। अगर आप WWE के बाद किसी का नाम बोलोगे तो वो AEW का ही है। वो जैसे भी है उनका थोड़ा तरीका अलग है, फिर मैं उसमें इतना इंटरेस्टेड नहीं होता। लेकिन इस स्पेस के अंदर अगर दूसरी किसी कंपनी की बात करोगे आप, तो वो ऑल एलीट रेसलिंग ही है। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। और बड़ी बात की बात चल रही है तो भाई कल भी एक बड़ी बात होने वाली है, जो कि है स्मैकडाउन का 2 से 3 घंटे का होना। बड़ी बात कोई बड़ी बात वाले में नहीं, स्मैकडाउन बड़ी होने वाली है। अब देखते हैं WWE इसके ऊपर डिलीवर कैसे करेगी। वैसे कल एम्बुलेंस मैचेस और कुछ चीज़ें उन्होंने, मतलब अगर ये 3 घंटे का शो बना रहे हैं तो हम इतनी एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि कुछ स्पेशल चीज़ WWE एटलीस्ट डालने का प्रयास करेगी। तो देखते हैं कि वो एफर्ट्स हैं, क्या उसकी डिलीवरी अच्छी होती है और क्या वो फैंस को पसंद आते हैं। मैंने तो देखो गिव अप कर दिया है फिन बैलर के ऊपर पूरी तरीके से कि उनके साथ कुछ होगा, लेकिन फिर भी आप लोग बोलते हो तो मैं कर लेता हूँ इसके बारे में बात। तो देखो फिन बैलर ने अपने ट्विटर पे ये वाली फ़ोटो पोस्ट की है, जहाँ पे उनका थोड़ा आर्टिस्टिक स्टाइल में ये फ़ोटो है और नीचे लिखा हुआ है होप। और साथ में उन्होंने इस ट्वीट में जो कैप्शन है वो डाला है 2026, जहाँ से वो अपना जो उन्होंने मंडे नाइट रॉ में प्रोमो भी डिलीवर किया था, जहाँ पे वो बोलते हैं कि भाई 2026 में फिन बैलर गोल्ड लेके आने वाला। बट मुझे नहीं पता, ये सुपरस्टार के कहने से कुछ नहीं होता। यहाँ पे जो बंदा कंपनी को चला रहा है उसके ऊपर चीज़ें बहुत ज़्यादा निर्भर करती हैं, और जिसके ऊपर वो निर्भर करती हैं उनसे मेरी इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं है। और वैसे भी कई सिनेरियो में पता चल जाता है कि अब क्या इस सुपरस्टार को या तो कुछ बहुत ही मैनेजमेंट में या इनकी थॉट प्रोसेस में चीज़ें चेंज हो, तब मुझे लगता है फिन बैलर के साथ होगा। क्योंकि मैं तो वही फिन बैलर दोबारा से देखना चाहता हूँ, सही में लेजेंड भाई। क्योंकि वो पहले यूनिवर्सल चैंपियन बने थे और अब उस बात को भी 10 साल हो गए हैं। सोचो वो 2016 की बात थी, अभी 2026 आ गया, तो वही है, बहुत पुरानी चीज़। क्या WWE करेगी वो तो पता चलेगा 2026 के एंड में कर लेंगे आज इस वीडियो को डिस्कस कि क्या हुआ फिर फिन बैलर के साथ। WWE ने ना अपने इंस्टाग्राम पे कुछ स्टैट्स भी पोस्ट करें 2026 के, जहाँ पे आप देख सकते हो उन्होंने ग्राफिक वगैरह बनाया हुआ है। और शॉर्टेस्ट जो चैंपियनशिप रेन है वो रहा CM पंक का, जो 5 मिनट ही रहा था। उसके बाद फिर लॉन्गेस्ट चैंपियन कौन रहा, वो टिफनी स्ट्रैटन थी 301 दिनों तक। फिर मोस्ट टैग टीम चैंपियनशिप, मोस्ट टैग टीम विक्ट्रीज ये हुई हैं वॉर रेडर्स की 14। और ये कब हो गई, कहाँ हो गई, मेरे को तो भाई एक कभी अच्छे से याद आ नहीं रहा। इससे पता चलता है कि उन्होंने कितनी स्टोरी पे ध्यान दिया है। मोस्ट मैचेस रेसल करे हैं LA नाइट ने, और उसके बाद भी बेशर्मी ऐसी है कि उनकी बुकिंग का तो कुछ पता ही नहीं है। मोस्ट विक्ट्रीज आई हैं स्टेफनी वकैर के खाते में, जो कि हैं 29। और सबसे ज़्यादा टाइटल मैचेस में विक्ट्री जो कि 12 है, और इसमें इक्वल किया है स्टेफनी वकैर, ओबा फेमी, डोमिनिक मिस्टीरियो और ईथन पेज ने। अभी ये स्टैट्स देख के तो ऐसा लग रहा है कि भाई बड़ी एवरेज से ही रही है WWE, क्योंकि कुछ बहुत ज़्यादा ऐसा डेटा भी नहीं दिख रहा कि जैसे डेटा देखते याद आ जाता है ना कि भाई इस साल में ये हुआ। तो फिर हाँ, वो बताता है कि 2026
2025 में चीज़ें कैसी हुई हैं। अभी हमने कुछ टाइम पहले नेटफ्लिक्स, 1 साल हो चुका है इसको, कुछ टाइम नहीं, नेटफ्लिक्स और WWE की डील होती हुई देखी, और उसके बाद से इसके ऊपर ना हमको कोई बहुत ज़्यादा रिपोर्ट्स नहीं मिली कि ये कैसी रही है डील, क्या WWE के लिए प्रॉफिटेबल है, क्या नेटफ्लिक्स के लिए प्रॉफिटेबल है, क्या नेटफ्लिक्स वाले खुश हैं या फिर नहीं। ना इन्होंने कोई नंबर्स बोस्ट किए, जो कि ये तो बताता है कि शायद इनकी जो व्यूअरशिप के मामले में जो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे नंबर्स वैसे नहीं आए हैं। लेकिन एक पॉजिटिव चीज़ ज़रूर आई है, और वो ये है, इंडिया में तो वैसे नेटफ्लिक्स पे आप कुछ भी एक्सप्लोर कर सकते थे, जो भी आपको सारा पुराना WWE नेटवर्क जो भी कुछ देखना वो सब कुछ आ जाता था। लेकिन अब यूएसए में भी इन्होंने ऐसा करना, यूएसए की ऑडियंस के लिए भी जो पूरी WWE की लाइब्रेरी है उसको पुश करना स्टार्ट कर दिया है नेटफ्लिक्स में, जो कि आई थिंक इस बात को हिंट करता है कि WWE और नेटफ्लिक्स के बीच में चीज़ें सही ही हैं, तभी ही ये चीज़ें हो रही है। वरना सोचो अगर मंडे नाइट रॉ से ही वो खुश नहीं होते तो फिर वो ऐसा क्यों करते, या फिर हो सकता है इनके ये शुरू में जो भी डील हुई थी उसका प्लान हो, या जो भी है कि 1 साल बाद करना शुरू करेंगे, या कुछ भी है। लेकिन एटलीस्ट एक पॉजिटिव साइन ज़रूर है। और WWE और TNA की पार्टनरशिप की बात कर लेते हैं, इसके ऊपर भी इनसाइडर्स की तरफ से रिपोर्ट यह आई है कि एटलीस्ट 2028 तक इनकी जो पार्टनरशिप है वो ऐसे ही चलने वाली है, जहां पर TNA के सुपरस्टार NXT में आएंगे, WWE में आएंगे, WWE NXT के सुपरस्टार TNA में जाएंगे। और भाई इस साल AJ स्टाइल्स का आखिरी साल है, तो होपफुली AJ स्टाइल्स को ये कुछ अच्छे लेवल पे बिल्ड करके उनकी फिर से जो स्टार पावर है उसको वापस लेके आके फिर WWE और TNA के बीच कुछ करें, जो कि 2026 में एक बहुत ही मेमोरेबल चीज़ हम फैंस को दे सकता है। क्रिस जेरिको के बारे में फाइनली हमको पता चल चुका है कि AEW के साथ उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी एक्सपायर हो गया। और अगली पिक्चर आप लोग देखो बिल्कुल अपना दिल थाम के, जहाँ पे आप देख सकते हो ट्रिपल एच और क्रिस जेरिको एक दूसरे की तरफ जो अपनी फिंगर है उसको पॉइंट कर रहे हैं, जो कि सिग्नेचर पोज है ट्रिपल एच का। लेकिन ये एक AI जनरेटेड पिक्चर है। भाई कितनी ज़्यादा ये रियल लग रही है अभी, मतलब हर 2 महीने में इतना बदल जाता है AI। वही मैं तो दूर की बात कर रहा था कि 6 महीने 1 साल बाद तो पता ही नहीं चलेगा। यहाँ से तो अभी पता चलना मुश्किल हो गया कि कौन सी पिक्चर असली है कौन सी नकली। वो तो हमको ये पता है कि अभी क्रिस जेरिको आए नहीं है WWE में, ना ही WWE का कोई अभी शो हुआ है ऐसे, तो इस वजह से हमें पता चल रहा है कि ये एक AI जनरेटेड पिक्चर है। वरना क्रिस जेरिको के रिटर्न के बाद अगर ये पिक्चर आ जाती भाई तो फिर लगता कि हाँ सही में यही असली पिक्चर है। और अब जैसे जैसे वो डेट नज़दीक आ रही है 5 जनवरी के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड की, सोर्सेज और ज़्यादा इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि शायद यही वो जगह होने वाली है जहाँ पे क्रिस जेरिको का रिटर्न होगा। अगर यहाँ पे नहीं होता तो इतना तो तय है कि अब उनका होने वाला है रिटर्न, क्योंकि इनके बीच में जो अग्रीमेंट है वो शायद हो चुका है, ऐसा हमको ऐसे रूमर्स और स्पेकुलेशन से पता चला। तो लेट्स सी क्या वो जगह 5 जनवरी की होती है या फिर WWE इसको थोड़ा और डिले करेगी। ड्रामा क्या हुआ, कंट्रोवर्सी क्या हुई, वो बताने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसके ऊपर 43,000 ट्विटर पे लाइक्स हैं, तो आप समझ लो कि कितनी ज़्यादा गंभीर है यहाँ पे सिचुएशन। तो हुआ क्या, मतलब मामला क्या है। तो शेना बेजलर ने एक इंटरव्यू में बात करी कि जब उन्होंने गलती से आस्का के दांत में मार दिया था, उसकी वजह से उनका दांत टूट गया था। और शेना बेजलर यहाँ पे आस्का की तरह करके दिखाते हैं कि जैसे हम कभी किसी पर्सन की थोड़ी एक्टिंग करते हैं कि हाँ वो कैसे बोलता है, तो वैसे करके वो बोलती हैं कि नहीं मुझे तो कोई दर्द ही नहीं हुआ, ऐसा करके आस्का ने बोला। तो उस चीज़ के ऊपर ना फिर फैंस ने कमेंट में आस्का के बारे में बोलना शुरू किया, शेना बेजलर ने जैसे उनकी एक्टिंग करी उसके बारे में बोलना शुरू किया। और वैसे भी आपको बताया फिर रेसिज्म वाली चीज़ अगर कहीं से भी छोटी बहुत भी चिंगारी उसकी उठ जाती है तो फिर वो कुछ अलग ही बन जाती है। तो अब इसके बाद आस्का ने इसके ऊपर रिस्पॉन्ड किया और वो ये बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि मुझे दर्द नहीं हुआ था, मैं सिर्फ शेना बेजलर को बुरा नहीं फील करवाना चाहती थी कि अच्छा तुम्हारी वजह से मेरे को कुछ हुआ है, तो वो मैंने अपना काइंड होना दिखाया। लेकिन शायद वो उनके ऊपर भारी पड़ गया, क्योंकि आस्का ये कहते हैं कि वो लोगों को देख रही हैं जो कि उनको मॉक कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। अब पता नहीं ये मुझे लगा नहीं शेना बेजलर को देख के ऐसा कि उन्होंने कुछ आस्का के लिए ऐसा किया है, मॉक करने वाले वे में कुछ किया है। फैंस को मैंने देखा तो वो भी मज़े ले रहे थे, लेकिन आस्का को शायद ये चीज़ थोड़ी सी ऑफेंड कर गई। अब मुझे को समझ नहीं आया कि ये हुआ क्या है यहाँ पे, क्योंकि शेना बेजलर की इंटेंशन क्लियर यहाँ पे ऐसा नहीं दिख रही थी कि वो आस्का को कुछ ऐसा नीचा करके दिखाएं, ऐसा कुछ करके दिखाएं। ना फैंस ने जो शेना बेजलर की एक्टिंग के ऊपर रिएक्ट किया वो ऐसा था कि वो आस्का को टारगेट करना चाहे, लेकिन शायद आस्का को इस चीज़ से बुरा लग गया। और उसके बाद इस चीज़ के ऊपर फैंस भी आस्का को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि तुमने कॉल आउट किया। तो मैं खुद कंफ्यूज हो गया कि हुआ क्या यहाँ पे, लेकिन ऐसा ही कुछ हुआ और 43,000 इसके ऊपर लाइक्स हुए, तो फैंस ने इसको अपनी अटेंशन भी दिया। तो देखो भाई मतलब वही है, हर किसी का दिल थोड़ा अलग अलग होता है, किसी के लिए कोई चीज़ ज़्यादा टॉलरेट कर लेने वाली होती है, किसी के लिए वो नहीं होती। तो वो चीज़ आप इस सिनेरियो में फिट कर सकते हो। 2026 की किसी ने अपनी WWE की पूरी विश लिस्ट निकाल दी, और भाई यहाँ पे अगर सही में ये सब कुछ हो गया तो आई थिंक 2026 के एंड तक हम कह सकते हैं कि अच्छा साल था। यहाँ पे देखो क्या क्या मेंशन है, रोमन रेंस का वर्ल्ड टाइटल जीतना, LA नाइट का वर्ल्ड टाइटल जीतना, ड्रू मैकिंटायर का वर्ल्ड टाइटल जीतना, एलेक्सा ब्लिस का सिंगल्स रन भाई कर दो जल्दी से, गुंथर को मून तक पुश करना, ओबा फेमी वर्सेस गुंथर का मैच, रॉक्सैन
साइनन का MITB जीतना, फिन बैलर का सोलो रन, डोमिनिक का मनी इन द बैंक जीतना, ये तो पूरा जॉन सीना का अपीयर होना टीवी पर, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे सारे हमारे दिल की तमन्ना है भगवान पूरी करना चाह रहा, उस टाइप की लिस्ट है। केविन ओवंस वापस आना, एवोल्यूशन 3, बियांका ब्लेयर रंबल जीते, CM पंक का हील टर्न हो जाए, लिव मॉर्गन वर्सेस स्टेफनी का रेसलमेनिया में मैच, लारा वल्कीरिया वर्ल्ड चैंपियन, जे उसो को सिंगल्स टाइटल रन मत देना, ऑस्टिन थेरी अपने आप को स्टैब्लिश करे, भाई ये तो मैं भी देखना चाहता हूँ। जवान मिड कार्ड का जो टाइटल है वो जीते हैं, ईथन पेज का मेन रोस्टर डेब्यू हो जाए, बेकी लिंच वर्सेस रिया रिप्ली का मैच, लिव मॉर्गन वर्सेस एलेक्सा ब्लिस। फिर ये भी लिखा है कि स्टॉप ड्रैगिंग थिंग्स आउट, जो कि बिल्कुल सही बात है, ईओ स्काई रेसल करे एज मच एज पॉसिबल और ट्रेडिशनल सर्वाइवर सीरीज मैच वापस आ जाए। तो भाई बंदे ने बिल्कुल खतरनाक सी बात लिख दी, और अगर सब कुछ WWE ये करे और करने के बाद उसको अच्छे से स्टोरी लाइन में पिरो के हमको दे, क्योंकि कर तो इन्होंने 2025 में भी बहुत कुछ दिया था, तो भाई 2026 आपको फिर एंटरटेन कर सकता है। इसमें से एक चीज़ अगर आपको पिक करनी है कि भाई ये तो WWE करे ही करे, तो वो कौन सी होगी, और मेरे हिसाब से तो वो चीज़ शायद सबसे ऊपर लिखी है, क्योंकि वो फिर काफ़ी कुछ WWE के ओवरऑल प्रोडक्ट को भी इंप्रूव करेगा। रोमन रेंस की बात चली रही है ना भाई, तो मार्क हेनरी ने रोमन रेंस के बारे में कुछ एक इंटरनल बात बताई है, और ये जैसे होता है ना कि जैसे हम तो इनको देख रहे हैं एज रेसलर, लेकिन जब ये सारे लोग रेसलर ही हैं, सारे लोग पॉपुलर ही हैं, तो ये भाईचारे की तरह ही रहते हैं, एक फैमिली की तरह रहते हैं। तो मार्क हेनरी ने ये बताया कि उन्होंने ये सुना है कि क्योंकि रोमन रेंस को ल्यूकीमिया है, तो कई दिन उनके ऐसे भी होते हैं जहाँ पे उनकी बॉडी जवाब दे जाती है कि ही डोंट फील लाइक गेटिंग अप एंड वर्किंग आउट, और उसके बाद भी वो बोलते हैं कि ऐसा सब करने के बाद रोमन रेंस रेसलमेनिया में भी जैसे आता है हर बार जब उसके पास ये ल्यूकीमिया जैसी कंडीशन है, तो भाई ये है लेवल ऑफ टफनेस एंड ग्रेटनेस रोमन रेंस की, ऐसा मार्क हेनरी खुद कहते हैं। मतलब लोगों को लगता है कि वो जो चीज़ हुई थी रोमन रेंस के साथ ल्यूकीमिया वाली, वो पूरी तरीके से रिकवर हो गई, लेकिन भाई वो एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी आ सकती है, वो हमेशा रिमिशन वाली चीज़ होती है। तो भाई अगर आपको रोमन रेंस से कुछ देखना है, रोमन रेंस से कुछ सीखना है, तो इससे बड़ी कोई और चीज़ हो नहीं सकती। उनके रेसलिंग स्टाइल, उनके माइक्स के लिए बहुत छोटी चीज़ें हैं इस चीज़ के सामने, और इसके लिए भाई रिस्पेक्ट हमेशा रहेगी रोमन रेंस के लिए, क्योंकि इतनी सारी मेडिकल प्रॉब्लम्स के बाद भी अगर वो ऐसे आ रहे हैं और दिखता है ऐसे कि भाई ये तो सबसे ज़्यादा हेल्दीएस्ट गाय एवर है, फिर कहना बनता भी है कि रोमन रेंस क्यों है। एक बंदे ने भाई क्या कंट्रोवर्शियल रियलिटी चेक दिया है फैंस को। यहाँ पे इस ट्वीट में आप देखो इस बंदे ने क्या लिखा है कि तुम ब्रॉक लेसनर को जितनी भी हेट करना चाहो कर सकते हो, लेकिन उसने आर्म रॉबरीज नहीं करी जेकब फार्टू की तरह, क्या नहीं करी जेफ हार्डी की तरह, वो भी आप पढ़ सकते हो। कोई स्टोर्स को रॉब नहीं किया बुकर टी की तरह, अपनी वाइफ को कभी नहीं मारा स्टीव ऑस्टिन की तरह, और मल्टीपल DUIs नहीं हुए जो कि हमको ऊसोस के सुनने को मिलती हैं, और कभी डीलिंग भी नहीं करी R-Truth के साथ। फिर लास्ट में बंदा लिख भी रहा है कि यू कैन हेट हिम इफ दैट मेक्स यू फील बेटर बट ही इज नॉट अ क्रिमिनल अनलाइक हाफ ऑफ द लॉकर रूम। ज़्यादा कुछ इसके ऊपर भाई मैं बोलूँगा नहीं, क्योंकि ये तो बोलने जैसी बात ही नहीं लग रही है, बट उसने ब्रॉक लेसनर को डिफेंड करते हुए बहुत सारे उन लोगों की बात कर ली जिसको फैंस पसंद करते हैं, लेकिन उनकी इन चीज़ों के बारे में बात नहीं करते, जैसे ब्रॉक लेसनर के बारे में बात करते हैं। बाकी इस वीडियो को अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और WWE से रिलेटेड कॉन्टेंट के लिए डेली। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मज़े।